निशा अपने पति करण के साथ ससुराल की दहलीज पर किराए की टैक्सी से उतरी। टैक्सी भले ही किराए की थी, लेकिन नई दुल्हन के स्वागत के हिसाब से उसको बहुत अच्छे से सजाया गया था। निशा के लिए तो यह वैसे भी एक बहुत ही अनोखा अनुभव था। निशा अपने बापू के साथ झुग्गी झोपड़ी में जीवन गुजारने वाली लड़की थी। उसका बापू मजदूरी का काम किया करता था। निशा में पढ़ने की ललक थी, तो सरकारी स्कूल में उसने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसके बाद वह घर पर ही रहती थी। जब उसके विवाह की उम्र हुई, तब उसके लिए करण का रिश्ता आया। उसके बापू ने उसे बताया था कि करण के घर में केवल उसके पिताजी हैं, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। करण एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और उसे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके घर परिवार को अच्छे से संभाल सके। वह बिना किसी दहेज की शादी करने के लिए तैयार था। अब करण का खुद का पक्का मकान था, तो मकान और उसकी नौकरी देखकर जो निशा थी, उसके बापू ने उसका ब्याह तय कर दिया। वैसे भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए वह पक्का मकान किसी महल से कम नहीं था। निशा जब वहां पर पहुंची तो सास तो थी ही नहीं, तो आस पड़ोस की कुछ औरतों ने ही उसका स्वागत किया। निशा यह देखकर हैरान थी कि शादी में करण के ज़्यादा रिश्तेदार नहीं आए थे। ऑफिस के कुछ लोग थे और आस पड़ोस के कुछ लोग ही थे। खैर, निशा का गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके शाम तक पूरा घर खाली हो गया था। घर में अब केवल निशा, उसके पिताजी और करण, तीन ही सदस्य थे। करण उसके साथ बहुत प्यार भरा व्यवहार कर रहा था, बस उसे समझा रहा था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, घर को कैसे संभालना है। निशा बस भौचक्की सी पूरे घर को घूर रही थी। एक तो करण का मीठा व्यवहार, ऊपर से यह पक्का मकान देखकर निशा का मन भीतर ही भीतर समुद्र की भांति हिलोरे मार रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह इस नए घर की मालकिन है। अचानक से झुग्गी झोपड़ी से निकलकर वह इतने बढ़िया मकान में आ चुकी थी। यहाँ पर उसका खुद का एक पर्सनल कमरा था। उसकी खोली में तो एक ही कमरे में खाना भी बनाना होता था, बापू भी एक कोने में सोता था और टॉयलेट बाथरूम की तो कोई सुविधा ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर अलग से किचन, टॉयलेट, बाथरूम और इतना बढ़िया बेडरूम देखकर उसका मन खुशी से खिल उठा था। अचानक से उसे ऐसा लगा था कि जैसे उसके जीवन के दुख अब दूर हो गए हैं। लेकिन यह तो शुरुआत थी। उसे कहाँ पता था कि वह कैसे घर में आई है। एक दो दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। करण ऑफिस भी जाने लगा। शाम को जब वह घर आता था तो निशा को अपनी बाइक पर बिठाकर घुमाने के लिए ले जाता था। कभी वह दोनों मूवी देखने चले जाते थे। धीरे धीरे निशा को उस घर में अच्छा लगने लगा था। लेकिन उसे एक ही बात बहुत बुरी लगती थी कि उसके ससुर जी शराब पीते थे। रात होते ही वह शराब की बोतल खोलकर बैठ जाते थे और देर रात गए शराब पीते रहते थे। करण ने निशा से कह दिया था कि बस बापूजी के कमरे में उनका खाना रखकर चली आया करे। लेकिन निशा को ससुर जी का यह रूप देखकर बड़ा बुरा लगता था। उसने सोचा था कि जैसे उसके बापू सीधे साधे हैं, उसके ससुर जी भी अच्छे व्यक्ति होंगे। लेकिन यहाँ पर तो उनके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहे थे। शराब के नशे में वह करण से भी लड़ाई झगड़ा करते थे। करण भी अपने पिता का कुछ खास सम्मान नहीं करता था। अब निशा को समझ में आ रहा था कि शायद इसीलिए करण ने उस जैसी गरीब घर की बेटी से शादी की, क्योंकि ऐसे घर में कोई अपनी बेटी देना क्यों चाहेगा भला। एक दिन करण ने निशा को बताया कि किस तरह उसके पिताजी उसकी माँ को शराब के नशे में मारते पीटते थे। यह सब सुनकर निशा का कलेजा काँप उठा और वह सोचने लगी कि करण तो ड्यूटी पर चला जाता है, पीछे से मुझे अकेले ही ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ता है। खैर, धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसकी शादी को 6 महीने हो चुके थे। अब शराब के नशे में उसके ससुर जी निशा को भी गालियाँ देते थे। ऐसे माहौल में निशा को रहने का मन नहीं करता था। भले ही वह गरीब परिवार से थी, लेकिन कभी भी किसी ने उसे गाली नहीं दी थी। झुग्गी झोपड़ी में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन उसके बापू ने उसकी माँ के गुजरने के बाद बहुत प्यार से उसकी परवरिश की थी। इसी बीच पता चला कि निशा माँ बनने वाली है। ऐसे समय में उसे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी, क्योंकि घर में उसकी देखभाल करने के लिए एक तो कोई औरत नहीं थी,
ऊपर से उसके ससुर जी दिन भर गाली गलौज करते रहते थे। अब निशा का दिल घबराने लगता था। तो एक दिन वह करण से कहने लगी, सुनो करण, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे समय में मुझे यहाँ बड़ी घबराहट होती है। पता नहीं क्यों बाबूजी से मुझे डर लगता है। मुझे इस घर में नहीं रहना है। हम कहीं अलग नहीं रह सकते क्या? करण बोल पड़ा, मैं यह घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? इस घर में मेरी माँ की यादें बसी हैं। पापा अच्छे नहीं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इस उम्र में हम उन्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन वह कहते हैं ना कि इंसान को अगर उसकी गलतियों के लिए ना टोका जाए तो दिन पर दिन उसकी हिम्मत जो है वो बढ़ती ही चली जाती है। एक दिन ऐसे ही दिन में उसके ससुर जी ने शराब पीना शुरू कर दिया था। दोपहर तक उन्हें नशा चढ़ गया था। फिर उन्होंने निशा को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, बहू, मैंने यहाँ टेबल पर कुछ रुपए रखे थे। मुझे लगता है 98 रुपए थे। तुमने लिए क्या? निशा हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं बाबूजी, मैं आपके रुपए क्यों लूँगी? तब वह गुस्से में कहने लगे, नहीं, तू ही यहाँ कमरे में सफाई करने आई थी और उसके बाद दोपहर में तू खाना देने भी आई थी। देख, मैं शराब के नशे में होता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तू मेरे कमरे में आकर चोरी करेगी। चुपचाप मेरे रुपए वापस दे। मुझे शराब खरीदने के लिए जाना है। निशा सकपका गई और मन ही मन में सोचने लगी कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं, तो मैं इन्हें रुपए कहाँ से दूँ। फिर उसने सोचा कि मैं करण को फ़ोन करके बताती हूँ कि बाबूजी मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वह बिना कुछ बोले कमरे से बाहर जाने लगी तो पीछे से उसके ससुर जी लपकते हुए आए और हॉल में पहुंचकर उसका रास्ता रोकते हुए बोले, बहू, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती है? इतना कहकर उन्होंने उसे धक्का दिया तो वह फर्श पर गिर पड़ी। वह गिड़गिड़ाई, ससुर जी मुझे मत मारिए, मैं पेट से हूँ। देखिए, मैं आपकी बहू हूँ। आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते थे, लेकिन आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। यह बात सुनकर उसके ससुर का पारा क्रोध से सातवें आसमान पर चढ़ गया। शराब के नशे में उसे कुछ होश ही कहाँ था। बहू रोती गिड़गिड़ाती हुई बोली, मगर 98 रुपये के लिए उसके ससुर जी उस पर लात बरसाने लगे। निशा का चेहरा मार से नीला पड़ चुका था। तभी उसके ससुर की नज़र उसके गले में झूल रहे मंगलसूत्र पर पड़ी तो वह उसका मंगलसूत्र पकड़ते हुए बोले कि तूने मेरे रुपए चुराए हैं तो उसकी कीमत तुझे अपने मंगलसूत्र से चुकानी होगी। इतना कहकर जैसे ही उसके ससुर ने मंगलसूत्र को खींचना चाहा, वैसे ही पीछे से बेटे ने आकर खींच कर उन्हें धक्का मारते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आप घर की बहू के साथ क्या कर रहे हैं? आपके कारण माँ भी इस दुनिया में नहीं रही और अब आप मेरी बीवी को भी मार रहे हैं। किसने अधिकार दिया आपको मेरी बीवी को मारने का? उसके बाप ने गुस्से से कहा कि तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो और मुझे ही आंख दिखा रहे हो। करण ने अपनी पत्नी को उठाया और चुपचाप वहां से उठकर कमरे में लेकर चला आया। निशा हैरान थी कि आज भी करण ने अपने पिता को कुछ नहीं कहा। वह बोली, करण, अभी भी कुछ बाकी बचा है क्या देखने के लिए? तुम्हारे बाबूजी ने मुझे कितना मारा है। क्या शराब के नशे में वह यह भी भूल गए हैं कि मैं उनकी बहू हूँ? कहते कहते वह सिसक उठी। फिर धीरे से बोली कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। मेरे साथ इस घर से नहीं चल सकते तो मैं खुद ही कहीं चली जाती हूँ। करण ने उसके आंसू पोंछते हुए उसकी हथेली को चूम लिया और कहने लगा कि इस घर से हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। यह घर भले ही बाबूजी का है, लेकिन इस घर को बनाने में मेरी माँ ने बहुत मेहनत की है। ये घर भी मेरी माँ की कमाई से ही चलता था। इसीलिए हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वह बाबूजी जाएंगे। यह सुनकर निशा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो करण ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। करण ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस घर आई तो पुलिस ने निशा के ससुर को गिरफ्तार कर लिया। घरेलू हिंसा का आरोप तो उस पर था ही। इसके साथ ही जब वह गिरफ्तार हुआ तब छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि शहर में आए दिन जो चोरियां हो रही थी उसमें भी उसी का हाथ था। अब तो करण के पिता को सजा हुई। उसे बड़ा अहंकार था कि वह घर उसका है, इसलिए शुरुआत में वह अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था और आज उसने अपनी बहू को भी पीटा था। लेकिन जो लोग अपराध करते हैं वह अपने घर से निकलकर कब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए घर और धन संपत्ति के अहंकार में कभी भी अपराध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। करण अब अपनी पत्नी के साथ
आराम से रहने लगा था। कभी कभी उसे अफसोस होता था कि काश समय रहते माँ ने भी अपने लिए आवाज़ उठाई होती, तो शायद आज वह इस दुनिया में होती। खैर, देर से ही सही, अपराधी को उसकी की सज़ा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशन आपको सभी मिल सके सबसे पहले। तो गाइज़, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।